Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. तो इस क्लास के अंदर हम सभी डिस्कस करेंगे आपके BSOC यानी कि सोशियोलॉजिकल थ्योरीज का जो आपका पेपर है उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से जाकर आप इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख सकते हैं जिसके अंदर हमने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन में जो मार्क्स हैं उनके सोशल चेंज और रेवोल्यूशन के जो व्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो सामाजिक परिवर्तन और क्रांति पर मार्क्स के विचारों की आपको चर्चा करनी है। तो आप सभी को पता होगा कि जो कार्ल मार्क्स हैं वो हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया है कि जो कार्ल मार्क्स हैं वो क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स व्यूज ऑन सोशल चेंज एंड रेवोल्यूशन एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड द इनएविटेबल कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म। तो एक दिन वो क्या कहते हैं कि जो क्लास स्ट्रगल है उसकी वजह से क्या होगा, जो कैपिटलिज्म है उसका कोलैप्स हो जाएगा, कैपिटलिज्म का कोलैप्स हो जाएगा। और वो कहते हैं कि जो प्रोलिटेरिएट है और जो बुर्जुआजी, जो भी हमारे दोनों वर्ग हैं, एक तो प्रोलिटेरिएट यानी कि जो हमारा मजदूर वर्ग है जो गरीब है, और बुर्जुआजी वो वर्ग जो कि हमारा अमीर है, ठीक है, और ओनर है वो सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के। तो उनका विश्वास है कि ये जो हमारा प्रोलिटेरिएट है वो रिवॉल्यूशनरी एक्शंस करेगा, यानी कि वो क्रांति लेकर आएगा और ओवरथ्रो कर देगा इन बुर्जुआजीज को एंड इस्टेब्लिश करेगा एक ऐसी सोसाइटी जो कि क्लासलेस होगी, स्टेटलेस होगी, और जो है वहां पर सबसे ज्यादा हमें क्या देखने के लिए मिलेगी, जो भी रिसोर्सेज होंगे वो कलेक्टिवली उन पे ओनरशिप यानी कि वो सभी के होंगे। तो कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन और क्रांति पर विचार किसके बारे में बात करते हैं? वर्ग संघर्ष के बारे में बात करते हैं और पूंजीवाद के अपरिहार्य पतन को रेखांकित करते हैं। तो यहाँ पर ये बात किस चीज की कर रहे हैं कि जो पूंजीवाद है उसका पतन हो जाएगा, और उनका मानना था कि प्रोलिटेरिएट क्रांतिकारी क्रिया के माध्यम से बुर्जुआ को उखाड़ फेंकेगा और एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना करेगा जो सामूहिक स्वामित्व और आवश्यकता के आधार पर संसाधनों के वितरण पर आधारित होगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व देखने के लिए मिलेगा। अब हम यहाँ पर मेन मेन जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि जो कार्ल मार्क्स हैं उनका क्या विश्वास है। तो मैंने आप सभी को बताया है कि जो कार्ल मार्क्स हैं वो क्या कहते हैं कि जो हमारा समाज है, जो हमारा समाज है उसके अंदर जो हमारी इकॉनमी है, इकॉनमी में हमें दो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। पहले ही चीज़ें दैट जो भी हमारे टूल्स, मशीन, लैंड और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं यानी जिनको हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें सोसाइटी की बाकी की जो चीज़ें होती हैं उन्हें अफेक्ट करती हैं, पॉलिटिक्स को, लॉ को और कल्चर को। So for example, if a country has lots of factory and machinery, the way people work, live and interact with each other will be different than in a country that relies on farming. तो यहाँ पर जो बेसिक सी चीज़ जो कार्ल मार्क्स आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि कार्ल मार्क्स जो है वो हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? वो देश, जिस देश के अंदर जो लोग उद्योगों में ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, जिस देश में हम देखते हैं कि जो औद्योगिक जो क्षेत्र है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, तो उस देश के अंदर क्या होता है कि जो लोग हैं वो डिफरेंट होंगे उन लोगों से जो देश में केवल लोग फार्मिंग पे रिलाई करते हैं उनसे। तो दिस चेंजेस इन हाउ थिंग्स आर प्रोड्यूस एंड कैन लीड टू चेंजेस इन हाउ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड विच कैन इवेंचुअली लीड टू रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो सोसाइटी है उसमें क्या आ जाएगा? रेवोल्यूशन आ जाएगा। So in a factory based society like modern capitalism, a small group of people owns the factories while the most people have to sell their labor to survive. This creates tension and eventually leads to social change. इसका जो हिंदी वाला मैटर है वो गलती से ना स्किप हो गया है, इसका हिंदी वाला ये वाला जो हमारा पैराग्राफ है। सो स्टूडेंट्स, इसकी वजह से थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, मैं इसको थोड़ा सा एक और बार अच्छे से समझा देती हूँ। तो जो कार्ल मार्क्स है वो क्या कहते हैं कि वो समाज, समाज जो है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो भी आपके टूल्स, मशीन्स और लैंड होता है, जो भी आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो समाज के अंदर बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको इफेक्ट करते हैं, यानी कि वहाँ की पॉलिटिक्स को, वहाँ के लॉ को और कल्चर को
हर चीज़ को इफेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंट्री में हम बहुत सारी फैक्ट्रीज और मशीनरी देखते हैं, तो वो कंट्री, वहाँ के लोग अलग होंगे उस कंट्री से जहाँ पर जो लोग हैं वो केवल फार्मिंग करते होंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ जो कार्ल मार्क्स है वो क्लास स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ही है पहले भी, कि जो मार्क्स हैं वो कहते हैं कि जो दोनों क्लासेस हैं हमारी, एक तो हमारी जो जो हिंदी में हम जिसे कहते हैं जो हमारा बुर्जुआ वर्ग है, और जो हमारा श्रमिक या मजदूर वर्ग है, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, इसी को हम कहते हैं क्लास स्ट्रगल। तो मार्क्स जो है वो बिलीव करते हैं कि इतिहास में हम क्या देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है हमें, डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल क्लासेस होती हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। तो इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी द मेन कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन द कैपिटलिस्ट यानी कि जो कि फैक्ट्री का ओनर है, लैंड का ओनर है, रिसोर्सेज का ओनर है, और वर्कर जो वहां पर काम कर रहा है। तो द कैपिटलिस्ट वांट टू कीप देयर प्रॉफिट हाई बाय पेइंग वर्कर लेस। तो यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट है वो अपने प्रॉफिट को क्या रखना चाहता है, हाई रखना चाहता है, और वर्कर को पेमेंट क्या करना चाहता है, लेस पेमेंट करना चाहता है। सो दिस कॉन्फ्लिक्ट इज व्हाट लीड्स टू सोशल चेंज एंड रेवोल्यूशन। तो यही कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से समाज में क्या आएगा, सोशल चेंज आएगा। क्योंकि अब जो है, जो ये वाला आपका वर्ग है, दूसरा वाला जो हमारा श्रमिक वर्ग है, वो क्या करेगा, क्रांति करेगा। जब वो क्रांति करेगा तो समाज में रेवोल्यूशन आएगी और परिवर्तन भी आएगा। तो यहाँ पर क्या है, दैट थिंक अबाउट अ वर्कर हु गेट पेड वेरी लिटल फॉर लॉन्ग आवर्स इन अ फैक्ट्री, द वर्कर में इवेंचुअली डिमांड हायर वेजेस। अब कोई ऐसा वर्कर है जो लंबे समय तक काम करता रहता है, तो वो क्या डिमांड करेगा, वो डिमांड करेगा हाई वेज की, ज्यादा पैसे की मांग करेगा, और बेटर कंडीशंस की वो मांग करने लग जाएगा। तो जब सारे वर्कर जब यूनाइट कर जाएंगे, तो यानी कि वो ओनर को परेशान कर देंगे, फिर ओनर को या तो चेंजेस जो हैं करने पड़ेंगे, या फिर वो पूरा का पूरा सिस्टम ही खत्म कर देंगे। तो ये चीज़ है, ये कार्ल मार्क्स का सेंट्रल आइडिया रहता है कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी में। कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको क्लास स्ट्रगल के बारे में लिख देना है, क्योंकि क्वेश्चन कार्ल मार्क्स से जरूर आएगा पेपर के अंदर। इसके बाद आपको कंपेयर करने हैं मार्क्स और वेबर, दोनों के व्यूज कंपेयर करने हैं क्लास को लेकर। तो देखो, अब यहाँ पर आपको पहले कार्ल मार्क्स के व्यूज पे ध्यान देना है। तो कार्ल मार्क्स के आपको पता ही है क्या व्यूज हैं, वापस से सेम टू सेम ही आएगा इसके अंदर, कि जो कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं कि किसी का भी जो रिलेशनशिप है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से डिफाइन होता है, डिटरमाइन होता है। तो कार्ल मार्क्स के लिए जो है ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्लास स्ट्रगल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और कहते हैं कि जो बुर्जुआजी है वो ओन करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, और एक्सप्लॉइट करता है लेबर, प्लोरिटेरिएट को एक्सप्लॉइट करता है। सो द प्लोरिटेरिएट ऑन द अदर हैंड सेल देयर लेबर इन एक्सचेंज फॉर वेजेस। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू क्लासेस इज ड्राइविंग फोर्स ऑफ सोशल चेंज। और मार्क्स क्या कह रहे हैं कि दोनों क्लासेस के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो ही क्या होगा, हमें समाज में परिवर्तन, सोशल चेंज देखने के लिए मिलेगा। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग को मुख्य रूप से उत्पादन के साधनों से जुड़े संबंधों के आधार पर देखा है, जैसे कि जमीन, फैक्ट्री और संसाधन। तो यहाँ पर उन्होंने क्या तर्क दिया कि समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित है, एक हमारा बुर्जुआ वर्ग है, एक हमारा प्लोरिटेरिएट वर्ग है। जो बुर्जुआ है वो उत्पादन के साधनों का क्या होता है, मालिक होता है, और जो प्लोरिटेरिएट है वह क्या करता है, अपने श्रम का शोषण करता है। तो प्लोरिटेरिएट अपनी श्रम शक्ति को बेचकर पैसे कमाता है। अब क्या रहता है, मार्क्स कहते हैं इन दोनों के बीच क्या होता है, संघर्ष होता है, तो समाज में परिवर्तन आता है। अब सेम टू सेम आप वेबर के व्यूज को देखोगे कि मैक्स वेबर क्या कहता है। तो यहाँ पर जो वेबर है वो कहता है केवल जो क्लास है ना, वो ही किसी का रिलेशनशिप जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से डिटरमाइन नहीं करती, बल्कि दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं। अब क्योंकि जो कार्ल मार्क्स है वो तो अपनी आइडियोलॉजी में सिर्फ ये जो बुर्जुआ वर्ग है और ये जो हमारा मजदूर वर्ग है इन्हीं को हाईलाइट करता रहता है हमेशा। तो यहाँ पर वेबर जो है वो कहते हैं कि और भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि स्टेटस एंड पावर भी होती है। तो वेबर डिफाइन करते हैं दैट क्लास इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड लाइफ चांसेस विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर। तो यहाँ पर वो और भी फैक्टर्स बता रहे हैं, फैक्टर्स में वो क्या बता रहे हैं, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। तो और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी व्यक्ति को इफेक्ट करते हैं, ना कि केवल क्लास इफेक्ट करती है। तो मैक्स वेबर ने मार्क्स के विपरीत यह माना कि वर्ग केवल उत्पादन के साधनों से जुड़े रिश्तों द्वारा निर्धारित नहीं होता। जो वर्ग है वह केवल उत्पादन के साधन से जुड़े रिश्तों के द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि दूसरे भी कारक होते हैं, जैसे कि स्थिति और शक्ति से भी वह प्रभावित होता है। और जो वेबर हैं
वो वर्ग को क्या कहते हैं, आर्थिक अवसरों और जीवन के अवसरों के संदर्भ में। वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे आर्थिक अवसर मिल जाते हैं तो वो अपनी क्लास ऊंची भी कर लेता है ना। अगर वो अच्छा लिखा मतलब पढ़ लिख जाता है बहुत अच्छे से तो उसकी क्लास भी ऊंची हो जाती है। तो उन्होंने कई वर्गों की पहचान की। तो यहाँ पर जो वेबर है वो बहुत सारे वर्ग बताते हैं, कार्ल मार्क्स की तरह बस 2 वर्ग वो नहीं बताते। वेबर कहते हैं एक उच्च वर्ग होता है, एक मध्य वर्ग होता है, निचला वर्ग होता है, ठीक है। इस टाइप से उन्होंने और भी वर्ग बताए हैं। अब आप यहाँ पर की डिफरेंसेस बताएंगे तो जो क्लास डिवीजन की जब बात होती है तो मार्क्स जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं, यानी कि ओनर्स और वर्कर की बात करते हैं। जबकि जो वेबर है वो कहता है कि यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, सोशल स्टेटस है, पावर है और मल्टीपल डायमेंशंस हैं इनइक्वालिटी के। तो यहाँ पर जो वेबर हैं वो क्या कर रहे हैं, मल्टीपल डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। अब जो मार्क्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो बुर्जुआजी और प्लोरिटेरिएट के बीच में जब होता है तभी समाज में परिवर्तन आता है। लेकिन जो वेबर हैं वो कहते हैं कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट बस एक फैक्टर है, पर वो केवल सोल फैक्टर नहीं है। कई सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पर इट इज नॉट द सोल फैक्टर। स्टेटस एंड पावर भी होते हैं जो कि फैक्टर्स रहते हैं। तो ये इसके बीच में हमें मुख्य अंतर देखने के लिए मिलता है। तो वर्ग विभाजन का आधार समझ में आया। वर्ग विभाजन के आधार पर तो मालिक बनाम श्रमिक की बात कार्ल मार्क्स करते हैं, जबकि वेबर कहते हैं कि सामाजिक स्थिति और शक्ति का संयोजन है, असमानता के कई पहलुओं को उजागर करता है। तो असमानता के कई और पहलू हैं जिनके बारे में वेबर बात करते हैं। जो वेबर है वो केवल 2 वर्गों की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि उच्च वर्ग होता है, मध्य वर्ग होता है और निम्न वर्ग भी होता है। जो मार्क्स है वो केवल बुर्जुआ और प्लोरिटेरिएट के बीच संघर्ष की बात कर रहे हैं, जबकि जो वेबर है वो कहते हैं कि और भी कई सारे कारण रहते हैं, जैसे कि स्थिति व्यक्ति की जो है वो, शक्ति जो होती है वो, ये सब भी जो है महत्वपूर्ण होता है। तो ये इसके मुख्य अंतर हो गए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आइडियल टाइप्स, यानी कि आदर्श प्रारूप क्या है और उनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको बताना है। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। आदर्श प्रारूप का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को आइडियल मान लेते हैं कि एक आइडियल फैमिली ऐसी होनी चाहिए, एक आइडियल डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आइडियल टाइप्स जो होते हैं ये थ्योरेटिकल मॉडल्स होते हैं जो कि मैक्स वेबर के द्वारा बनाए गए ताकि हम सोशल फेनोमेनास को समझ सकें। तो आदर्श प्रारूप क्या होते हैं, सैद्धांतिक मॉडल होते हैं जिसे मैक्स वेबर जैसे जो हमारे जो ये हैं थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। अब क्या है कि ये जो अवधारणा है ये किस चीज पर फोकस करती है, ये फोकस करती है शुद्ध और सरल सरल रूपों पर, महत्वपूर्ण विशेषताओं पर ये ध्यान देती है। अब जो पर्पस है आइडियल टाइप्स का इज नॉट टू डिस्क्राइब रियलिटी एग्जैक्टली बट टू प्रोवाइड अ टूल टू कंपेयर डिफरेंट सिचुएशन एंड एनालाइज द सोशल स्ट्रक्चर्स। तो अब यहाँ पर आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझनी होगी। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी आप इसको आगे देखेंगे तो आपको एकदम इजी लगने लग जाएगा। अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा बट आपको ध्यान से सुनना है तो आपको समझ में आएगा। देखिए, द पर्पस ऑफ आइडियल टाइप्स इज नॉट टू डिस्क्राइब रियलिटी। ये जो आइडियल टाइप्स होते हैं ये रियलिटी नहीं बताते एग्जैक्टली, बट टू प्रोवाइड अ टूल टू कंपेयर डिफरेंट सिचुएशन एंड एनालाइज द सोशल स्ट्रक्चर। तो जब मैं बात करती हूँ कि एक आइडियल जो है डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए, तो वो रियलिटी नहीं है, ठीक है, वो रियलिटी नहीं होती। बस मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगी, फिर मैं अपने देश की डेमोक्रेसी को उस आइडियल डेमोक्रेसी से क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी। तो हम क्या देखते हैं कि आदर्श प्रारूप का उद्देश्य वास्तविकता का ठीक ठाक वर्णन करना नहीं है, बल्कि विभिन्न स्थितियों की तुलना करने और सामाजिक संरचनाओं का विश्लेषण करने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है। ओके, सो गिव मी जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वेबर हैं उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी है उसके आइडियल टाइप को जैसे कि बताया कि आइडियल ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर अपने देश की ब्यूरोक्रेसी को और दूसरी जो ब्यूरोक्रेसीज होती हैं उसको उस आइडियल ब्यूरोक्रेसी से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अभी जब हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें जो आइडियल टाइप्स है उनके मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना है
कि इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये अमूर्त होते हैं और सैद्धांतिक होते हैं। अमूर्त और सैद्धांतिक का क्या मतलब है? देखो, जो आइडियल टाइप है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें डायरेक्टली वर्ल्ड में दिख जाएगी। अगर मैं बोलूं कि आइडियल डेमोक्रेसी है जैसे कि, ठीक है, तो अब मुझे कहीं पर भी आइडियल डेमोक्रेसी देखने के लिए तो नहीं मिलेगी, क्योंकि हर कहीं पे कुछ ना कुछ हमें कमियां देखने के लिए मिलती हैं। तो जब भी हम आइडियल टाइप्स की बात करते हैं, चाहे आइडियल ब्यूरोक्रेसी हो, आइडियल डेमोक्रेसी हो, तो यहाँ पर क्या रहता है कि जो आइडियल टाइप होता है वो कोई ऐसी चीज नहीं होती स्टूडेंट्स जो कि हमें रियल वर्ल्ड में दिख जाए। दे आर आइडियाज। ये क्या होते हैं? केवल आइडियाज होते हैं जो कि हमें सोशल फेनोमेनन को समझने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आदर्श प्रारूप वो चीजें नहीं होती जिन्हें आप वास्तविक दुनिया में सीधे देख सकते हैं। ये क्या होते हैं? आपके विचार होते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि एक आदर्श कैपिटलिस्टिक सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, कैपिटलिस्ट की आइडियल फॉर्म में अगर बता दूं, तो यानी कि वहां पर क्या होगा कि फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स और कंपटीशन होगा। तो रियल वर्ल्ड का कैपिटलिज्म उससे तो डिफरेंट ही होगा ना। तो यानी कि जो हम आइडियल देखते हैं, आइडियल से हमेशा हमें क्या देखने के लिए मिलता है? डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो जो हमारे आइडियल्स होते हैं, दे आर ओनली व्हाट? दे आर ओनली एब्स्ट्रैक्ट्स एंड दे आर ओनली थ्योरीज। दूसरी चीज, इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो जनरलाइज्ड रहता है। आइडियल टाइप डज नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक रियल लाइफ एग्जाम्पल, इट इज अ जनरल आइडिया। ये जनरल आइडिया होता है। अगर मैं कह दूं कि एक आइडियल फैमिली ऐसी होनी चाहिए जो कि न्यूक्लियर फैमिली होती है, मदर फादर और चिल्ड्रन होते हैं, तो ये मैंने इसको आइडियल फैमिली मान लो घोषित कर दिया आज से, तो क्या वो आइडियल फैमिली हो जाएगी? रियलिटी तो उससे अलग रहेगी ना। तो आइडियल्स हमेशा क्या रहते हैं? रियलिटी से अलग रहते हैं। वो जनरल सामान्यीकृत प्रतिनिधित्व होते हैं। और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है आइडियल्स के अंदर बच्चों, वो आपको समझनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आइडियल टाइप्स जो है वो हमारी हेल्प करते हैं तुलना करने में। जब मेरे को पता होगा कि एक आइडियल सोशलिस्टिक सोसाइटी कैसी होती है, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि एक आइडियल गवर्नमेंट कैसी होती है या आइडियल ब्यूरोक्रेसी कैसी होती है, तो यहाँ से जब मुझे पता लग जाएगा कि आइडियल कैसा होता है और मेरे देश में कैसा है, तो मैं यहाँ से क्या कर पाऊंगी? कंपैरिजन कर पाऊंगी। तो आदर्श प्रारूप का उपयोग विभिन्न वास्तविक जीवन स्थितियों की तुलना करने के लिए किया जाता है। ये एक मानक प्रदान करते हैं जो समाजशास्त्रियों को समाज में पैटर्न और भिन्नताओं को समझने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए वेबर का पारंपरिक अधिकार, परंपरा पर आधारित शासन, आदर्श प्रारूप को कानूनी तर्क संगत अधिकार से तुलना किया जा सकता है ताकि समाजों में नेतृत्व के विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण किया जा सके। तो अगर हमें समाज को समझना है, विभिन्न प्रकार की सोसाइटीज को समझना है, तो हमारे पास आइडियल्स होने चाहिए, ठीक है। तभी हम समझ पाएंगे कि दूसरा बेटर है या हमसे खराब है, तो वो हम जब समझ पाते हैं। अभी जो आइडियल्स है इनका पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉट डिस्क्रिप्शन। अब क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं होते, रियलिटी कुछ और होती है, ये केवल कंसेप्चुअल टूल है। जैसे कह देते हैं ना कि सिर्फ ये किताबों में लिखा होता है, किताबों में पढ़ने के लिए है, असलियत अलग होती है, तो वहां पर आप इसे समझ सकते हैं। तो आदर्श प्रारूप वास्तविकता के सटीक विवरण देने के लिए नहीं होते, बल्कि वे सामाजिक घटनाओं को समझने में मदद करने के लिए विचारात्मक उपकरण होते हैं। ये शोधकर्ताओं को जटिल स्थितियों का बेहतर विश्लेषण और व्याख्या करने में हेल्प करते हैं। तो जो भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को एनालाइज और इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर हमारे ये आइडियल्स हेल्प करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक आइडियल टाइप की डेमोक्रेसी की बात करें, तो जो भी सोशोलॉजिस्ट होंगे वो एग्जामिन कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है। क्योंकि मुझे पता है कि भाई आइडियल ये है, मान लो कि आइडियल वाली डेमोक्रेसी के 5 फीचर्स मुझे पता लग गए, तो अब मैं अलग अलग देशों को कंपेयर करूंगी। किसी देश में मुझे उसके 3 फीचर्स मिल गए, किसी देश में मेरे को उसके 4 फीचर मिल गए, तो मैं यहाँ से कंपेयर कर पाऊंगी ना कौन सा देश बेटर है। तो ये होता है इसका मतलब। अब हम देखेंगे कि जो वेबर और मार्क्स है ना, उनके कैपिटलिज्म के व्यूज को अगर कंपेयर करने के लिए आ गया तो आप क्या करोगे? तो बच्चों देखो, इनके डिफरेंट व्यूज हैं कैपिटलिज्म पे। जो मार्क्स हैं कैपिटलिज्म को क्या देखते हैं?
मार्क्स के लिए जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म इज इक्वल्स टू एक्सप्लॉइटेशन फॉर मार्क्स, ओके। और वो कहते हैं कि एक ना एक दिन कैपिटलिज्म को जो है ओवरथ्रो कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। जबकि जो वेबर है वो इसको एक रैशनल सिस्टम मानते हैं। तो मार्क्स फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड मटेरियल एस्पेक्ट, जो वेबर है वो कल्चरल और वैल्यूज को हाईलाइट करते हैं। तो मार्क्स और वेबर का पूंजीवाद पर दृष्टिकोण अलग था। मार्क्स ने इसे एक शोषणकारी प्रणाली के रूप में समझा और ये कहा कि इसे एक न एक दिन उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, जबकि जो वेबर है वो इसे एक तार्किक प्रणाली के रूप में समझते हैं। ठीक है। तो मार्क्स ने आर्थिक और भौतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि वेबर ने पूंजीवाद को आकार देने में संस्कृति और मूल्यों की भूमिका को प्रमुख माना है। अब हम इसके की डिफरेंसेस देखेंगे, जैसे कि जब हम बात करेंगे नेचर ऑफ कैपिटलिज्म की, तो मार्क्स क्या कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है इट इज एक्सप्लॉइटेटिव और एक ना एक दिन उसका डाउनफॉल हो जाएगा। ठीक है। तो पूंजीवाद को उन्होंने शोषणकारी माना और क्या बोला, इसका तो डाउनफॉल होगा। जबकि जो वेबर है वो कैपिटलिज्म को एक रैशनल सिस्टम कहते हैं और वो कहते हैं कि ये जो है इसका फोकस प्रॉफिट पे रहता है और एफिशिएंसी पर रहता है, एक्सप्लॉइटेशन खाली ये नहीं करता। मार्क्स केवल उसके एक्सप्लॉइटेशन को हाईलाइट करते हैं। उसके बाद रोल एंड रोल ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज देखते हैं। तो जो मार्क्स हैं वो कल्चर और कैपिटलिज्म में बिल्कुल भी इम्फेसिस नहीं देते, वो केवल उसके मटीरियल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। जबकि जो वेबर हैं वो कल्चर पे, रिलीजन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कैपिटलिस्ट स्पिरिट के अंदर। तो वेबर ने संस्कृति को बहुत महत्व दिया, विशेष रूप से धर्म के पूंजीवादी मानसिकता को आकार देने में भूमिका को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। तो ये इनके व्यूज हैं जिनको आप लोग और भी डिस्क्राइब करके लिखेंगे। फिर आप इनके सोशल चेंज और रेवोल्यूशन के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो मार्क्स है वो बिलीव करते हैं कि एक ना एक दिन जो कैपिटलिज्म है उसको तो उखाड़ कर फेंक ही दिया जाएगा और क्लास स्ट्रगल होने वाला है और समाज कैसा हो जाएगा अंततः। एंड में जो मार्क्स है वो क्या बात करते हैं कि जो सोसाइटी है वो क्लास लेस हो जाएगी, स्टेट लेस हो जाएगी। ठीक है। वेबर जो है वो रेवोल्यूशन पे फोकस नहीं करते, वो कहते हैं ये कैपिटलिज्म धीरे धीरे इवॉल्व होता रहेगा, वो उसकी जो है मतलब आलोचना ज्यादा वो नहीं करते। तो वेबर ने क्रांति पर ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि पूंजीवाद सांस्कृतिक और तार्किक कारणों द्वारा प्रभावित होकर विकसित होता रहेगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका नाम है हिंदुस्तान नॉलेज। ठीक है। इसे आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है, वहाँ पे आपको इसका आर्टिकल मिल जाएगा बीसॉक 133 का। उसी के अंदर आपको पीडीएफ, 2 पीडीएफ मिल जाएंगे, पहली क्लास का भी और दूसरी क्लास का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सारे क्वेश्चंस कवर नहीं करवा पाई हूँ, तो आपको कुछ क्वेश्चंस जो है खुद से कवर ज़रूर करने चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम आपका इतना प्रिडिक्टेबल रहता नहीं है। अब जो इग्नू है उसने पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा है। सो नाउ गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप कि जो हमारी 2 क्लासेज हैं उनमें से कम 3 क्वेश्चंस तो आ ही जाएं ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएं। ओके।